गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग पढ़ रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य एवं क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य का अध्ययन चल रहा था और क्षारीय सामर्थ्य बता दिया था आपको एलिफैटिक एमीन में। एलिफैटिक एमीन में आपको जलयोजन प्रभाव, परिणय प्रभाव समझा दिया था और उसको आधार मानकर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलिफैटिक एमीन में क्षारीय सामर्थ्य बता दिया था। ऐसे अपने पास और भी यौगिक आते हैं और वो यौगिक हैं जैसे एमाइडीन, यानी आपको एमाइडीन में, जिसको एमिडीन भी बोलते हैं, इसमें क्षारीय सामर्थ्य देखना है। पहली बात, ये एमिडीन क्या होता है, एमाइडीन क्या होता है, इसमें यहाँ R होता है, यहाँ C डबल बॉन्ड NH होता है और यहाँ NH2 होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से दिया होगा, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है, यहां भी प्रोटॉन लिया जा सकता है, यहां भी प्रोटॉन लिया जा सकता है। मैंने एक H+ को फ्री किया और उस H+ को कहा तू जा जा और जुड़ नाइट्रोजन से। तो अब आप बताइए कि वो इस A वाली, या इसको X कह देता हूं, X वाली नाइट्रोजन से जुड़ेगा कि Y वाली नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना है अब। और अगर इससे जुड़ गया वो एक प्रोटॉन तो इस नाइट्रोजन का क्षारीय सामर्थ्य अधिक है, और अगर वो इससे जुड़ गया तो इसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है। अब अपने को तो पता नहीं, तो अपन जोड़ के देख लेते हैं। कहते हैं क्या कि H+X के पास गया, H+X के पास गया और बनाया R डबल बॉन्ड NH और लॉन पेयर लेकर NH3+ हो गया, ये बनाया। ऐसे देखो आप, H+Y के पास गया और देखो ये बनाया RCN, यहां H2 हो गया, H2 हो गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, अब प्लस आ गया, इधर था NH2, इसका लॉन पेयर फ्री है, इसमें इसका लॉन पेयर फ्री था। लोन पेयर दोनों ही जगह है, लेकिन वहां दिया जाएगा जहां देने के बाद बनने वाला अधिक स्थायी हो। अब ज्यादा स्थायी कौन सा है ये पहचानना है, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा वो पहचानना है। जिसमें धनावेश ज्यादा स्थायी है वही उसी की बनने की संभावना ही ज्यादा है। जैसे इसमें देखो, इस धनावेश को ये स्थायी करेगा क्या, क्या ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बंद बना चुकी है, 5वां बंद नहीं बनाएगी, ये मना कर रही है साफ कि मैं 5वां बंद नहीं बना सकती। तो ये वाला इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें इस पर धनावेश आया तो ये धनावेश इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। समझो बात को, ये वाला जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो पाई बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। जैसे आएगा ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये यहां आ जाएगा। बात को समझो आप। और इसमें एक नई अनुनादी संरचना बनेगी, R इधर आ गया NH2 डबल बॉन्ड NH2 और यहां आ गया प्लस। यानी जब इस नाइट्रोजन पर प्रोटॉन आता है तो बनने वाला संयुग्मी अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ये अधिक स्थायी बना है, ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो रहा है, जबकि ये क्या है, कम स्थायी है। अब आपको पूछा है कि इनमें क्षारीय सामर्थ्य किसका ज्यादा, तो
क्षारीय सामर्थ्य किसका ज्यादा है? Y का। किसकी तुलना में? X की तुलना में। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अमाइडीन में इस नाइट्रोजन का क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, भले डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर है लेकिन इसका ज्यादा है क्योंकि H+ लेने के बाद ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। समझ में आ गया? आगे देखो, ऐसे अपने पास एक कम वन रिजोनी के नाम दे, अपने को इस मॉलिक्यूल में पहचानना आना चाहिए। गवानिडीन। अगर गवानिडीन की बात करें तो इसमें होता है क्या, जैसा इधर वैसा इधर होता है, बस यही फर्क है। और आपको एग्जाम में नाम देकर तो नहीं पूछेगा भाई, आपको तो ये संरचना दे रखी होगी और इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, यस, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैं इसको तो अभी भी एक्स ही कहता हूं। इसको ए कहते हैं यार, ए कहते हैं इसको, ए, और इसको कहते हैं बी। ठीक है, अब ये बताओ कि ए वाली नाइट्रोजन का क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा कि बी वाली का? अब कैसे पता चले? तो अभी भी अपने को वही काम करना है, प्रोटॉन को H+ को ए के पास भेजा मैंने, ए के पास गया, क्या बन गया? NH2 डबल बॉन्ड NH, NH3+ हो गया। इसमें इस धनावेश को कोई भी स्थायित्व नहीं मिल रहा है, कोई स्थायित्व नहीं मिल रहा है। समझे बात? जबकि इस बी के पास भेजा मैंने किसको? H+ को, H+ को बी के पास, बी के पास गया और देखो क्या बना, NH2 डबल बॉन्ड NH2 और इस पर प्लस आ गया और ये NH2, ये बन गया। इसमें अनुनाद हो रहा है। अनुनाद में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां इस नाइट्रोजन के पास आया तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। तो एक बार मैं इलेक्ट्रॉन इधर से लाता हूं, ये ले आया भाई, ये लेकर आया तो देखो क्या बन गई अनुनादी संरचना, NH2 डबल बॉन्ड NH2 और यहां NH2 लोन पेयर है और इस पर आ गया प्लस नेवास। अब इसको अनुनाद यहां से भी मिल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है। समझ में आ रही बात? ये कहूं कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये वाला इधर भी आ सकता है। तो कहानी अब ऐसे हो गई कि इसमें एक नई अनुनादी संरचना और बन गई है, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं सिंगल है रे, सिंगल है, सिंगल NH2 डबल बॉन्ड NH2 और यहां प्लस। तो यहां इस पर जैसे ही H+ आता है अनुनाद इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है, तो इसकी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि क्षारीय सामर्थ्य अगर बात करें क्षारीय सामर्थ्य की बात करें तो B का क्षारीय सामर्थ्य A की तुलना में अधिक है भैया। समझ में आ गई? क्लियर है? देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो आपको पूछ लिया उसने अब क्या कि एक तरफ तो ये है, एक तरफ तो यह है एमाइडिन और दूसरी तरफ यह है।
इनमें कौन अधिक क्षारीय होगा? तो मुझे पता है जब ये क्षार की तरफ व्यवहार करेगा तो इसको ये वाला लोन पेयर मिलेगा, ये वाला लोन पेयर पर अटैक करेगा प्रोटॉन, और इसमें इस वाले पर अटैक करेगा। समझ आई बात? इन दोनों में ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसका है ये बताओ आप, तो बोलो बोलो। इन दोनों में ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसका हुआ? इसका हुआ। क्यों हुआ? कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जब यहां प्रोटॉन अटैक करता है तो ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है, और जब यहां प्रोटॉन अटैक करता है तो कम अनुनादी संरचनाएं बनती है। मतलब ये ज्यादा स्थायी बन रहा है, मतलब ये ज्यादा H+ ले रहा है। कहानी समझ में आ गई होगी भाई। तो इस तरीके से अपने पास किसमें, अमाइडीन में और गानिडीन में क्षारीय सामर्थ्य क्रम आ गया है। और आपको एग्जाम ये नाम देकर नहीं पूछेगा, आपको इस टाइप से कहेगा कि इनमें कौन अधिक क्षारीय है, या CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। क्लियर? यस। अब आपको फिर एक क्वेश्चन और करवाएंगे। क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में भी यही आता है, क्षारीय सामर्थ्य क्रम बताइए। तो यहां पर आपको जो लिखवाएंगे वो भी क्षारीय सामर्थ्य क्रम में लिखवाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है निम्न में क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। और ये वो है, इसका जिक्र बहुत पहले आपने 12th में भी कर लिया होगा। यहाँ नाइट्रोजन है, इसका नाम है पिरिडीन। ऐसे नहीं लगता जैसे डॉन की घर वाली डीन? यह है पिरिडीन। और यह है एनिलीन। यस। ये नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन है, और इसका नाम है पायरोल। पायरोल, इसको मैंने कहा फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। और पूछ लिया कौन अधिक क्षारीय है या क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या है। समझ रहे हो? तो क्षारीय सामर्थ्य के क्रम में, क्षारीय सामर्थ्य क्रम में अपन कैसे देखें? तो अपन भेजते किसको है? प्रोटॉन को, कि तू जा। उसका काम यही है कि तू जा, तू पहचान। और प्रोटॉन को कहते हैं तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और तेरे पास कमी है तो तू भिखारी है। तेरे को चाहिए भीख, और भीख में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो तू जा, तेरे को इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा मिल रहे हैं? तो वो गया भाई इसके पास। इन इलेक्ट्रॉनों को कहा तुम अनुनाद में जाते हो क्या? तो आपका अनुनाद से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अनुनाद में नहीं जाते हैं। ये लोन पेयर क्या है? स्थानीयकृत है, लोकलाइज है।
स्थानीयकृत लोन पेयर। लोकलाइज्ड, इसका इलेक्ट्रॉन देखो क्या जा रहा है अनुनाद में, ये डिलोकलाइज्ड है, अनुनाद में जा रहा है, बात को समझो। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसकी एरोमेटिकता का भाग बना हुआ है, अनुनाद में जाता भी है, अनुनाद में जाता भी है, साथ में एरोमेटिसिटी का पार्ट भी है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, यानी इसको अगर हम क्या दे देते हैं, H+ देते हैं तो ऐसा बन जाता है। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहां H और यहां H, यहां पर आ गया प्लस। अब इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, खत्म। ये सबसे एरोमेटिक यौगिक सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, नॉन एरोमेटिक उससे कम होते हैं, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्थायी होते हैं। तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, अब ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये sp3 एटम आ गया, तो मतलब ये H+ नहीं लेना चाहता है। अब देखो ये ध्यान रखना कि कहीं भी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, यानी स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन है, जो उसी जगह मिलता है जिसको, भाई जैसे मान लो किसी को मांगने वाला आता है और कोई आदमी ऐसे बिछड़ कर को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, तो उस पर कभी भी मांगने वाला अटैक कर सकता है। लेकिन एक ऐसा होता है भटकता रहता है, मांगने वाला घर पर आता है, बोले गए हुए हैं, बोले कहाँ, बोले हनुमान जी की। वो हनुमान जी गया, पूछा हनुमान जी महाराज कहाँ गया, बोले गया खाटू श्याम जी की। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि उसको मिले तो सही ना, बात समझ आई। तो ये इलेक्ट्रॉन भटक रहा है, प्रोटॉन को नहीं मिलेगा, प्रोटॉन क्या बोलेगा, ये तो बेकार है, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया, क्या बोलेगा, यार ये बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छा क्षार कौन सा आया इनमें, फर्स्ट वाला, 2 रह गए। इसका इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो ये तो देना ही नहीं चाहता। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देखो आप, ये एनिलीनियम आयन बन गया। अभी भी ये एरोमेटिक है, लेकिन जब इसने प्रोटॉन लिया इसकी एरोमेटिसिटी खत्म, इसका स्थायित्व खत्म। बोलेगा मैं मर जाऊंगा पर प्रोटॉन नहीं लूंगा, नहीं आया समझे, उस भिखारी को नहीं आनी तुम्हें, समझ में आई बात। मैं पहले ही ज्यादा स्थायी हूं। तो इनमें अगर बोला जाए कि भाई कौन प्रोटॉन, दोनों आसानी से नहीं लेंगे, लेकिन ज्यादा आसानी से कौन ले लेगा, एनिलीन ले लेगा। इसलिए इसका क्षारीय सामर्थ्य इसकी तुलना में अच्छा बताया गया है। और सबसे बेकार कौन सा हो गया इनमें, ये हो गया। देखो बच्चों कहानी समझ आ गई। तो इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन एक सॉल्व हो रहा है, इसमें से ये अलग अलग जगह आ जाते हैं, इनका ध्यान रखना है। क्लियर। इतना पढ़ लेने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अपने पास एमीन के क्षारीय सामर्थ्य का एक सामान्य क्रम आता है, यानी क्षारीय सामर्थ्य का सामान्य क्रम। सामान्य क्रम क्या है, हमने देखा कि जो गवानिडीन था इस टाइप का, वो सबसे अच्छा क्षार था। इससे कम था R डबल बॉन्ड NH NH2, इससे कम था 3 डिग्री एमीन, सॉरी 2 डिग्री एमीन R2NH। उससे कम सामान्यतः लिया था 3 डिग्री एमीन, उससे कम लिया था
1 डिग्री एमीन और उससे कम लिया था अमोनिया। इन सब में लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है जो अनुनाद में नहीं जा रहा है, और जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है वो भी अनुनाद में नहीं जा रहा है यहां, लेकिन प्रोटॉन लेने के बाद अनुनाद हो रहा है, इसलिए ज्यादा अच्छे से प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहां देखिए कोई दिक्कत। इसके बाद देखो आप, ये बता ही दिया था यो, इनमें देखो आप, इनमें कौन, पिरीडीन। ये आ गया एन, पिरीडीन। अच्छा शार हुआ। इससे कम कौन हो गया, एनिलीन। इससे कम कौन हुआ, पाइरोल। नाम लिखे हुए ऊपर, पाइरोल। ठीक है। और एमाइड जो होते हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत बेकार क्षार होते हैं। बात समझ में आ गई। ये कौन है, पाइरोल। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये एनिलीन है, ये पिरीडीन है, अमोनिया है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, अमाइडीन है, गवानिडीन है। ये क्षारीय सामर्थ्य एक सामान्य क्रम आ गया, इसमें आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप इन तीनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, ऐसे पूछा जा सकता है। यहां NH2, यहां नाइट्रोजन, यहां N, यस, पूछ लिया उसने X Y Z। X Y Z नाइट्रोजन में क्षारीय सामर्थ्य क्रम क्या है, या प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रायिकता का क्रम क्या है, सबसे पहले प्रोटॉन कौन लेगा। तो देखो हम बता रखे हैं आप लोगों को, पिरीडीन का इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, तो सबसे ज्यादा कौन, वाई। इसका इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी का पार्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी का पार्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जा रहे हैं, तो उससे कम कौन बताया, एक्स, और सबसे कमजोर कौन होगा, जेड। ये इनकी क्षारीय सामर्थ्य क्रम निकल कर आ गया। आपको कुल मिला के क्षारीय सामर्थ्य देखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये सामान्य क्रम समझ में आएगा क्या, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने एलिफेटिक एमीन की क्षारीय सामर्थ्य को समझ लिया है। अब हम एरोमेटिक एमीन में यानी एनिलीन में, प्रतिस्थापी एनिलीन में क्षारीय सामर्थ्य देखेंगे। उसको अलग से हेडिंग दे देते हैं, एरोमेटिक एमीन में क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, यस। एलिफेटिक एमीन में हम हेडिंग लेकर ये सब अध्ययन किए। अब हम एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन में क्षारीय सामर्थ्य देखेंगे। पार्ट सेकंड ले लेते हैं हम, एरोमेटिक एमीन में क्षारीय सामर्थ्य। यस, यहां एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, क्या, एनिलीन तथा अमोनिया में कौन अधिक
कौन अधिक क्षारीय होता है तथा क्यों। अपने को नीट में से लिखवाएगा तो नहीं लेकिन अपने को आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब कि कौन अधिक क्षारीय है, यह समझाने के लिए मैं आपको फिर से एक बार एनिलीन की कहानी सुनाता हूं। देखो आप, ये एनिलीन है, यस। इस एनिलीन में यहां अनुनाद होता है, ठीक। अनुनाद होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, डबल बॉन्ड NH प्लस, ये आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इसमें फिर अनुनाद होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये यहां आएगा, यहां आएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहां माइनस, ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां आएगा और ये यहां जाएगा, यहां पर आ गया NH2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कहानी थी एनिलीन की, एनिलीन की। ये एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं हैं भाई। ये एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। अगर इन संरचनाओं की बात करें हम लोग तो ये देख पा रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो अनुनाद में जा रहा है। जब अनुनाद में जा रहा है तो प्रोटॉन को आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए नहीं उपलब्ध होगा तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये मेरे पास NH3 है, इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया, कहीं नहीं गया, यानी ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, स्थानीकृत, एक ही स्थान पर मिलने वाला, ये भी स्थानीकृत है। तो प्रोटॉन आया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, एनिलीन को बोला मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे। जब तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगी ना तो मैं कहूंगी कि तू क्षार है। उसके पास गया, बोले नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, बोले गए हुए हैं, मेरे पर तो खुद पर इतना वैसा है, देखो आप। बोले है ही नहीं, वो तो गए। बोले कहाँ गए, बोले वलय में। वो बोले वलय में गया इस कार्बन पर, तब तक तो इलेक्ट्रॉन ही आ गए थे, बोले वो तो आगे गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब अनुनाद हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पर घट जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है तो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने से क्षारीय सामर्थ्य क्या हो गया, इसका बेकार हो गया, बस में। जबकि यहां प्रोटॉन आया, तुरंत अटैक किया, ओहो इलेक्ट्रॉन मिल गई, अमोनिया ज्यादा अच्छी है, नेवास में। तो क्षारीय सामर्थ्य का क्या क्रम निकल कर आया कि जो एनिलीन है, जो एनिलीन है वो बेकार क्षार है, किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है भाई। अब देखो आप, इस एनिलीन में अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट हो जाएगा, अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट हो जाएगा, क्या स्पष्ट हो जाएगा कि कौन समूह एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा और कौन घटाएगा। इस एनिलीन पर कोई प्रतिस्थापी आएगा तो वो क्या करेगा,
समझ में आई बात? वो प्रतिस्थापी इसकी क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ये देखना अपने को। तो मुझे पता है कि अगर एनिलीन में ऑर्थो कंडीशन पर ऑर्थो पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ले लेगा, लेकर यह धनावेश ज्यादा पैदा कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन जाकर ऑर्थो स्थिति पर वो ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति पर जा रहे हैं, पैरा पर जा रहे हैं, तो ऑर्थो तथा पैरा पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला यहां इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता को कम कर देगा, अर्थात क्षारीय सामर्थ्य को कम कर देगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर माइनस एम प्रभाव लगाने वाला यानी इलेक्ट्रॉन को लेने वाला समूह इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे तो अपन कहेंगे कि बेकार क्षार हो गया। बात समझ में आ गई? अगर ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर प्लस एम लगाने वाले हैं तो वो प्लस एम के द्वारा यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे, और बढ़ाकर इसको क्या कर देंगे, बहुत अच्छा क्षार बना देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये आपके पास प्रतिस्थापियों का प्रभाव आ गया है। तो एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना आना चाहिए, समझ में आई बात? क्या लगाना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। समझ में आई बात? एमीन की या एरोमेटिक एमीन की, एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य को एक तो प्रभावित करने वाला कारक कौन हो गया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा यहां है ऑर्थो इफेक्ट, वो यहां भी लगता है। ऑर्थो इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है देखो आप, ये मेरे पास एनिलीन है। एनिलीन जब प्रोटॉन ले रही है तो ये एनिलीनियम आयन बन गया। क्या बन गया? एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन में अगर मैं देखूं तो यहां बच्चों, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका स्थायित्व बढ़ेगा, विलायकन प्रभाव लग रहा है, तो ये आसानी से प्रोटॉन लेगा। लेकिन अगर मैं ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन ले लूं, ये एनिलीनियम आयन होता है। क्या होता है? एनिलीनियम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो गया। अगर मेरे पास ये एनिलीन है और यहां पर कोई जी समूह है, और अब ये प्रोटॉन लेता है, तो यहां देखो आप, यहां ये बन गया एनिलीनियम आयन, और साथ में यहां पर क्या है? जी। इस विलायकन प्रभाव के कारण ये ज्यादा स्थायी हुआ और इसने आसानी से प्रोटॉन लिया। लेकिन इस देखो यहां इस ऑर्थो प्रतिस्थापी ने क्या किया? इस ऑर्थो प्रतिस्थापी ने यहां इस पर त्रिविम बाधा लगा दी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन, ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीनियम आयन में त्रिविम बाधा के कारण, मैं पूरा लिख देता हूं, ऑर्थो प्रतिस्थापी की त्रिविम बाधा के कारण जलयोजन यानी विलायकन में
कमी आती है। समझ आई बात? किस में कमी आ गई भाई? विलायकन में। अब विलायकन में कमी आएगी तो ये क्या हो गया? कम स्थायी। कम स्थायी। और इसका विलायकन हुआ तो ये अधिक स्थायी। बात समझ आ गई? अब बताओ कि फर्स्ट वाला ज्यादा बनेगा कि सेकंड वाला? ये ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा बनेगा मतलब एनिलीन ने ज्यादा H+ लिया बजाय ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन के। समझे? तो इस ऑर्थो प्रतिस्थापी ने इसके स्थायित्व को कम किया, अर्थात ये कम बना, अर्थात इसके शारीरिक सामर्थ्य को कम कर दिया। इसके शारीरिक सामर्थ्य को कम कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्थो प्रभाव के कारण ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन का शारीरिक सामर्थ्य एनिलीन की तुलना में कम होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसे ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एरोमेटिक एमीन में शारीरिक सामर्थ्य क्रम निकल कर आया। अब हम और देखो, जो एनिलीन है उसकी डिफरेंट पोजीशन पर हम समूह जोड़ेंगे और समूह जोड़कर उनके शारीरिक सामर्थ्य क्रम देखेंगे। तो प्रतिस्थापी एनिलीन में शारीरिक सामर्थ्य को अपन देखेंगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें ऑर्थो प्रभाव लगाएंगे। ठीक है? तो और प्रतिस्थापी एनिलीन में शारीरिक सामर्थ्य का अध्ययन अपने को करना है। डिफरेंट पोजीशन पर जोड़ेंगे, जहां ऑर्थो पर आएगा वहां ऑर्थो प्रभाव लगाकर हम उसको कम क्षारीय कर देंगे। यानी ये वाला कम क्षारीय और ये वाला अधिक क्षारीय। क्यों? क्योंकि आसानी से प्रोटॉन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये कम स्थायी है। ये आसानी से प्रोटॉन लेता है क्योंकि अधिक स्थायी है। क्लियर है? तो ये ऑर्थो प्रभाव आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको आता है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापी एनिलीन में शारीरिक सामर्थ्य का क्रम, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है और आगे भी आएगा। थैंक यू।